स्वागत दोस्तों, आगे चलो आगे सामने होते हैं चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और राहुल गांधी की मौजूदगी में 3:15 बजे आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। दोस्तों नेहरू स्टेडियम में पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बीच बताएंगे क्यों गवर्नर थालापति विजय को सरकार नहीं बनाने दे रहे थे। दोस्तों आखिरकार बीजेपी को जिस बात का था डर बिल्कुल वही हुआ जिस पार्टी के सहारे तमिलनाडु के अंदर सांस ले रही थी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों उसी पार्टी में दो नेताओं ने मिलकर एक बड़े नेता को दे दी है चुनौती दोस्तों, और संगठन के अंदर कम से कम 25 से 30 विधायक तोड़कर थालापति विजय से जोड़ने की हो रही है बड़ी तैयारी। बताएंगे कैसे पूरे रात जबरदस्त तरीके का हंगामा मचा रहा दोस्तों, और क्या हुआ है पूरा बवाल डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय आज मुख्यमंत्री 3:15 बजे बनने जा रहे हैं और अगला नंबर बीजेपी के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश आ रहे हैं थालापति विजय कांग्रेस के साथ मिलकर। ये तूफान रुकने वाला नहीं है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लगातार 4 दिनों तक बार बार गवर्नर के घर के चक्कर लगाने यानी गवर्नर हाउस राज्यपाल के घर का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार राज्यपाल को करना वही पड़ा दोस्तों जिसके लिए उन पर दबाव बनाया जाता। यानी राज्यपाल सोच रहा था कि जैसे तैसे थालापति विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जाए दोस्तों, लेकिन क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उनके पास था तो रोक तो कोई सकता नहीं था। लेकिन 4 दिन जानबूझकर मामले को टाला गया दोस्तों। हालांकि थालापति विजय आज राहुल गांधी की मौजूदगी में, मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में और इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ लेने जा रहे हैं। 3:15 बजे इंडोर नेहरू स्टेडियम में चेन्नई के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा दोस्तों। राज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है और इनको कार्यकारी मुख्यमंत्री बना दिया गया है, यानी शपथ लेते ही काम पर लग जाएंगे दोस्तों। विधानसभा बुलाकर अपना बहुमत भी साबित करेंगे और ऐसे में बहुमत का आंकड़ा इनके पास पूरी तरीके से मौजूद है। 121 विधायकों ने समर्थन करके पूरी तरीके से राज्यपाल के प्लान पर पानी फेर दिया है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर राज्यपाल ऐसा कर क्यों रहे थे, अब इसे लेकर सारी बातें खुलकर सबके सामने आ गई है दोस्तों। अपडेट यह है कि राज्यपाल ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि AIADMK यानी भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी के सहारे जयललिता की पार्टी के सहारे तमिलनाडु के अंदर सांस लेती है दोस्तों, उस पार्टी में भारी फूट पड़ी हुई है। आपको बता दें कि ADMK पार्टी के अंदर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है कि ADMK के सबसे बड़े नेता EPS यानी पलानी स्वामी को सबसे बड़े पोस्ट से साइडलाइन कर दिया गया है दोस्तों। आपको बता दें कि पलानी स्वामी अमित शाह के कहने पर काम करते हैं और ADMK पार्टी को कुनबे की तरह जोड़कर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की सत्ता हासिल करना चाहती थी दोस्तों। इसमें कई सारे नेताओं को एकजुट करके जयललिता के टाइम की ADMK बनाने की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन इस चुनाव में ADMK मात्र 47 सीटों पर सिमट गई दोस्तों। इसके बाद ADMK पार्टी के अंदर से बगावत की आवाज तब तेज हो गई दोस्तों जब कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद थालापति विजय ने यानी TVK ने ADMK के लोगों से बातचीत की और कहा कि हम लोग साथ में मिलकर सरकार बनाते हैं, अगर आप आएंगे तो हम सरकार मिलकर बनाएंगे। इसके बाद TVK पार्टी यानी थालापति विजय की पार्टी ने केवल एक शर्त रखा कि आपको यानी ADMK पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से अलग होना पड़ेगा, NDA गठबंधन से अलग होकर अपने विधायकों के साथ में आइए हम मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि पलानी स्वामी अमित शाह के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में, वो नहीं चाहते हैं कि NDA गठबंधन से अलग हो जाए ADMK पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ा बहुत सांस तमिलनाडु के अंदर ले रही है वो भी पूरी तरीके से बंद ना हो जाए। इसीलिए पलानी स्वामी ने कहा कि वो TVK के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। इसके बाद असली गेम शुरू हो जाता है दोस्तों। पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी में बगावत करनी शुरू कर दी। अब जो अपडेट है वो ये कि CV सनमुगन के साथ साथ वरिष्ठ नेता SP वेलुमणि ने 47 में से 35 से ज्यादा विधायकों को एकजुट करके साफ तौर पर बोल दिया कि अगर थालापति विजय के साथ में नहीं जाओगे तो पार्टी में फूट पड़ जाएगी और पार्टी 2/3 वोटों से कट जाएगी, यानी 2/3 विधायक अलग हो जाएंगे और पलानी स्वामी अकेले बचेंगे। इसके बाद दोस्तों पलानी स्वामी पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी गई है। ADMK के डिप्टी यानी उप जनरल सेक्रेटरी KP मुन्नुस्वामी पहुंचे ADMK के नेता CV सनमुगन के घर पर दोस्तों, और ये बातचीत शुरू कर दी गई है और पलानी स्वामी को साइडलाइन करके थालापति विजय से बातचीत के पूरे रास्ते खोल दिए गए हैं दोस्तों। यानी अभी बहुत विकेट गिरेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए ADMK में पड़ रही फूट एक बहुत तगड़े झटके के तौर पर है दोस्तों। ऐसे में अभी जो अपडेट आई है वो ये कि 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह आज होने जा रहा है। थालापति विजय को 3 दिनों के अंदर बहुमत साबित करने के लिए भी गवर्नर ने कहा है। मंडे को यानी सोमवार को 233 विधायक शपथ लेंगे दोस्तों, एक साथ शपथ लेंगे। ऐसे में सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर आखिरकार उसको मुख्यमंत्री बनाया है दोस्तों, जिसको नरेंद्र मोदी ने सबके सामने भ्रष्टाचारी कहा था और कैमरे पर बीजेपी का नेता पैसा लेते हुए नजर आ रहा था दोस्तों। यानी शुभेंदु अधिकारी का बीजेपी ने ही स्टिंग ऑपरेशन कराया और भाजपा ही मुख्यमंत्री बनाकर ताली बजवा रही है। ऐसे में ममता बनर्जी सरकार के जाने के बाद भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने पर प्रकाश राज ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। प्रकाश राज फिल्म एक्टर कहते हैं पोस्ट करते हुए कि वॉशिंग मशीन बीजेपी की शुरू हो गई। 2016 की एक आम सभा में नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी
अधिकारी को भ्रष्ट बताकर आलोचना किया था, ये ठीक उसी समय का है। 2016 में शुभेंदु अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन में कथित शिकार बने थे और कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे। हालांकि 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया और वॉशिंग मशीन में धुलकर शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता बन गए हैं दोस्तों, और भाजपा वालों के लिए सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा है। यानी खुलेआम ऑन कैमरा भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी हिंदुत्व के नाम पर भाजपा के लिए सबसे बड़ा संस्कारी बन जाता है दोस्तों। और बीजेपी का वॉशिंग मशीन उन्हीं लोगों पर चलता है जो लोग मुस्लिमों से नफरत करते हैं और हिंदुत्ववादी राजनीति के दिग्गज बने घूमते हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर पूरी तरीके से अब नैतिकता की राजनीति भाजपा ने खत्म कर डाली है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति को आगे बढ़ाया गया और मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नफरत इतना ज्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, और बढ़ाया गया है जानबूझकर कि एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो ऑन कैमरा भ्रष्टाचार कर रहा है उसको भी नेता के तौर पर स्वीकृति दी जा रही है और उसको भी एक तरीके से हिंदुत्ववादी चेहरा बताने की कोशिश की जा रही है और उसके भ्रष्टाचार को छिपा दिया गया है केवल इसीलिए क्योंकि वो मुसलमानों से नफरत करता है, मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ नफरत वाली बातें करता है दोस्तों। यानी आप समझ जाइए कि राजनीति का कितना नैतिक पतन हुआ है देश के अंदर। एक टाइम में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे लोग राजनीति करते थे जो नैतिकता के एकदम तगड़े समर्थक थे दोस्तों, और आज पूरी तरीके से नैतिकता खत्म कर दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ एक टाइम में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ उल्टा बोलती रहती थी दोस्तों। जब वो सांसद थी और मंत्री थी उनको लग रहा था कि उनके इसी तरीके के दिन हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव में हार मिली और राहुल गांधी के समर्थक ने उनको चुनाव में हरा दिया अमेठी से, उसके बाद से अब कोई इनको पूछ भी नहीं रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों की स्मृति ईरानी का एक वीडियो क्लिप काफी शेयर किया जा रहा है। स्मृति ईरानी मिथुन चक्रवर्ती के पीछे खड़ी है दोस्तों और शपथ ग्रहण समारोह का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। नरेंद्र मोदी मिथुन चक्रवर्ती से बात करने के लिए जाते हैं तब वीडियो में दिखाई दे रहा है कि स्मृति ईरानी 2 बार नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर अभिवादन करने की कोशिश करती है, 2 बार अभिवादन करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी भाव नहीं देते। इस पर लोकमत हिंदी ने कहा कि स्मृति ईरानी के आंखों में आंसू 2 बार हाथ जोड़े नहीं देखे मोदी। यानी पूरी तरीके से दोस्तों अलग थलग कर दिया गया है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्यादा अहंकार दिखाने के कारण अब इस तरीके की हालत उनकी हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ आए दिन उल्टा सीधा बयान देती थी और राहुल गांधी को जब उनके घर से हटाया गया था, यानी दोस्तों उनके जब सांसद वाले बंगले को खाली करवाया गया था, तब ये काफी खुश हो रही थी दोस्तों। इनको लग रहा था कि राजनीति हमेशा एक ही तरीके की रहेगी, लेकिन अब इनको शायद पता चल रहा होगा कि बीजेपी वाले अब कोई भाव नहीं दे रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि स्मृति ईरानी को समझना चाहिए कि पहले उन्होंने कहा था कि उनके पिता कट्टर कांग्रेसी समर्थक है, आज भी कांग्रेस पार्टी के समर्थक है, बीजेपी के खिलाफ है। तो शायद स्मृति ईरानी को समझ में आ गया होगा कि क्यों बीजेपी के खिलाफ है उनके पिता और कांग्रेस के कट्टर समर्थक है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों, और स्मृति ईरानी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा उनके इस हालत के बारे में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी दोस्तों, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। इसके बावजूद गोदी मीडिया के अंदर माहौल यह बनाया जाता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है और सबको पता है कि एकजुट है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जानते हैं कि कैसे गठबंधन को आगे बढ़ाना है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को यही गठबंधन तगड़ा झटका देता है, यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ही तगड़ा झटका दिया था दोस्तों। और फिर से अब अखिलेश यादव से मीडिया वाला सवाल पूछता है कि आपने ममता बनर्जी और स्टालिन की तस्वीर शेयर करा और आपने जो बातें लिखी उस पर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव संदेश दे रहे हैं, गठबंधन यूपी में टूटने वाला है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसने आपको यह बात कही है, तो पत्रकार ने कहा कि बीजेपी ने कहा है। तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में कोई काम, बीजेपी वालों को कोई काम नहीं है, उन्हें केवल नकारात्मकता फैलानी है, नकारात्मक राजनीति करनी है। ये लोग दरारवादी लोग हैं, इनकी बातें सुनकर आप क्यों आ रहे हैं, झगड़ा लगाने का इनका केवल काम होता है। अखिलेश यादव डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जब एक गठबंधन पिछले चुनाव में बीजेपी का रथ रोक चुका है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। तो ये तो सामान्य सी बात है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मीडिया वालों को अभी भी लग रहा है, खासकर गोदी मीडिया वालों को जो जानबूझकर खबरें प्लांट करवाते हैं, उनको लगता है कि इस तरीके की बातें करेंगे तो दोनों गठबंधन साथी अलग हो जाएंगे और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव आसान हो जाएगा। बल्कि कांग्रेस पार्टी इस जुगाड़ में लगी हुई है कि मायावती जी को भी साथ में लेकर आया जाए और लगातार संपर्क भी साधे जा रहे हैं। तो ये तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की बातें कर रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अम्ब्रेला यानी एक बहुत बड़े छाते जैसे गठबंधन के साथ मैदान में कूदने वाली है, यानी छोटी छोटी कई सारी पार्टियों को जोड़कर एक बड़े गठबंधन के साथ मैदान में कूदेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा के यहां पर शनिवार को ईडी ने रेड मारा। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी है दोस्तों, हवाले से जो अपडेट है वो ये कि रेड के वक्त वहां खुद मंत्री संजीव अरोड़ा मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के बाद गिरफ्तारी की अपडेट आ रही है दोस्तों, यानी ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया। यानी सोचिए चंडीगढ़ के अंदर आकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोग इस तरीके की कार्रवाई कर दे रहे हैं। और चंडीगढ़ क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ ज्यादा नियंत्रण है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। वरना पंजाब के अंदर तो गिरफ्तारी पुलिस वाले
नहीं करने देते। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई। दोस्तों उन्होंने कहा कि अब बंगाल के बाद इन्होंने अपनी पूरी ईडी की फोर्स हमारे खिलाफ लगा दी है, पंजाब में लगा दी है। इनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में हराया जाए, इसके लिए ये लोग छापेमारी करवा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब आम आदमी पार्टी एक और ईडी से लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने पंजाब भर के अंदर अपनी यात्रा निकालने का फैसला लिया है। दोस्तों जो अपडेट है वो ये कि कांग्रेस पार्टी 3 दिनों की अपनी यात्रा 19 मई से शुरू करने जा रही है। पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले यानी 117 सीटों पर पूरा का पूरा पार्टी का कुनबा एकजुट होकर पदयात्रा करता हुआ नजर आएगा, यात्रा करता हुआ नजर आएगा। दोस्तों 3 दिनों का कार्यक्रम हर विधानसभा के अंदर पदयात्रा के तौर पर होगा। तो ऐसे में कोशिश किया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर पार्टी से जोड़ा जाए, संगठन जो मजबूत है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए और आने वाली चुनौती का मुकाबला डटकर किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी को हरा देंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी अगर जाएगी तो एक विकल्प जो पंजाब की जनता के पास हमेशा मौजूद है वो कांग्रेस पार्टी का मौजूद है, और कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पर सामने आना चाहती है ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है खासकर पंजाब के अंदर सत्ता हासिल करने का उसको भी पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा दिन तब था दोस्तों बीते दिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शपथ लिया। बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ में 5 और मंत्रियों ने शपथ लिया है, यानी टोटल 6 लोगों ने शपथ लिया था। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। दोस्तों बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे को आगे किया है और शुभेंदु अधिकारी जिस क्षेत्र से आते हैं पश्चिमी पूर्वी मेदिनीपुर और झारग्राम के इलाके से, वो इलाका ऐसा है जहां पर टोटल 53 सीटें हैं दोस्तों, और तीनों जिलों के अंदर 53 सीटों में से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता, और वो आदिवासी इलाका है, उड़ीसा से सटा हुआ पूरा इलाका है। और क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में पार्टी को जीत दिलवाई है, अच्छा जीत दिलवाया है, तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने भ्रष्टाचारी होने के बावजूद अपना मुख्यमंत्री बना दिया। दोस्तों इसके बाद जो और मंत्री शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उसमें अग्निमित्र पॉल पहुंची, जो एकमात्र महिला नेत्री ने शपथ लिया है दोस्तों, जो भद्रलोक से आती है, यानी पश्चिम बंगाल के एक ऐसे वर्ग से आती है जो पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करता है, और पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीति पर जिसका कब्जा है दोस्तों, जिसे अपर कास्ट पॉलिटिक्स का गढ़ कहा जाता है भद्रलोक, चाहे वो जादवपुर का इलाका हो या पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अलग अलग इलाके हो, ये कई सारी ऐसी सीटें हैं खासकर उत्तर 24 परगना और कोलकाता से जुड़ी हुई डायमंड हार्बर और ऐसी हावड़ा की कुछ सीटें जिन्हें मिलाकर भद्रलोक कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ के ज्यादातर लोग सत्ता में दखल रखते हैं और अग्निमित्र पॉल को इसीलिए बीजेपी ने अपना मंत्री बनाया है दोस्तों। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन से आवाज आ रही थी कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी जो केवल 5 साल पहले बीजेपी में आए हैं उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाटी कार्यकर्ता जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और कई लोगों की मौत भी हुई, पूरी लड़ाई में संघर्ष में विचारधारा को लेकर उनको कोई सम्मान नहीं दिया गया, तो पुराने दिग्गज नेता और पार्टी के कार्यकर्ता संघ से जुड़े हुए व्यक्ति दिलीप घोष को भी बीजेपी ने मंत्री बनाने का फैसला लिया दोस्तों। इसके बाद एक चेहरा निश्चित प्रमाणिक है जो उत्तर बंगाल से आते हैं और दलित समाज से आते हैं, पहले गृह सचिव भी रह चुके हैं, अमित शाह के करीबी हैं दोस्तों, और इनको जिम्मेदारी दी गई है, इनको भी मंत्री बनाया गया है। और एक और जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले, बल्कि जमकर सपोर्ट करने वाले समुदाय मतुआ समुदाय के व्यक्ति हैं दोस्तों, अशोक कीर्तिनीय, उनको मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ एक और आदिवासी चेहरे को मौका दिया गया है जिसमें शुद्धिराम टूडू ने मंत्री पोस्ट की शपथ ली है दोस्तों। शुद्धिराम टूडू पेशे से सरकारी शिक्षक हैं और रानी बांध सीट से पहली बार विधायक चुनकर आए हैं, तो कुल मिलाकर बीजेपी ने एक आदिवासी मंत्री बनाया है, 2 ऐसी मंत्री, एक ओबीसी दिलीप घोष को बनाया है, बाकी अग्निमित्र पॉल कायस्थ समाज से आती है, उनको जिम्मेदारी दिया गया है, और मुख्यमंत्री तो ब्राह्मण समाज का बनाया गया है। आप लोग इस पूरे समीकरण के बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री पोस्ट के शपथ लेने के साथ ही राज्य के अंदर एक सियासी युग की शुरुआत बताते हुए बीजेपी के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं दोस्तों। इसके इतर कपिल सिब्बल ने एक चुनावी ट्रिब्यूनल के आंकड़े के जरिए सीधे चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की जीत के पीछे वोटर लिस्ट में हुई धांधली एक बड़ा मुख्य कारण है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब सियासी गलियारों में वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा है दोस्तों। कपिल सिब्बल कहते हैं कि जस्टिस ES शिवागनम जिन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया, वो 19 ट्रिब्यूनल में से एक को हेड कर रहे थे, यानी एक के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1777 अपील की सुनवाई की और 1717 अपील को मंजूरी कर दी, यानी 1777 लोगों ने अपील की कि उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए, उन्होंने 1717 लोगों के नाम जोड़ दिए, यानी इसका मतलब 96% लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े गए थे। और चुनाव आयोग जिंदाबाद बोलते हुए तंज कसते हुए कपिल सिब्बल ने यह बात कही है, और एकदम सही भी है दोस्तों। कपिल सिब्बल समेत सभी नेताओं को देखना चाहिए कि किस तरीके से SIR में जो जज शामिल थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को क्लियर किया, वोट देने का मौका दिया, उन्हीं को पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा और आनंद फानन में इस्तीफा हुआ, कोई कारण भी नहीं बताया गया। तो इसी बात पर कपिल सिब्बल नाराज है दोस्तों और सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी के साथ में
पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद राज्यसभा के सांसद और बीजेपी के नेता राघव चड्ढा ने शनिवार को आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला दोस्तों। और सांसद ने आरोप लगाया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता चल रही है, यानी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज चल रही है पंजाब के अंदर और जनता के विश्वास के साथ धोखा किया गया। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब ने पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का वादा करने पर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। राज्य की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी इन्होंने और कंगला पंजाब बना दिया। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि राघव चड्ढा को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में केवल इसलिए लेकर आई है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि राघव चड्ढा पंजाब में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और वो पंजाबी हिंदू हैं तो पंजाब में उनकी बातों का असर होगा। लेकिन राघव चड्ढा आज तक अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाए। पार्टी की लहरों में इन्होंने चुनाव जरूर जीता है लेकिन खुद अपने दम पर इनको बहुत बड़ा नेता बताया जाए ऐसा नहीं है दोस्तों। इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा एक बयान दिया गया है दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद की बैसाखी की 25 तारीख के इस पवित्र दिन पर मैं दुनिया भर के मशहूर विचारक कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के चरणों में अनंत प्रणाम करती हूँ। रविंद्र जयंती हमारे लिए बंगाली भाषा, संस्कृति और विरासत के लिए नए जन्म का एक बड़ा त्योहार है। उनके जीवन का गहरा दर्शन हमारे रोजाना की यात्रा के लिए हमेशा मार्गदर्शन करने वाली रोशनी का काम करता है। बंटवारा सच नहीं है, एकता सच है। आक्रामक राष्ट्रवाद के जोश से ऊपर उठकर उन्होंने पूरी दुनिया को सभी मानव सभ्यता के लिए एकता का महान मंत्र दिया है। मेरे दिल इस पवित्र तीर्थ स्थल पर धीरे धीरे जाग भारत की इस महान आत्मा के सागर तट पर। इसके अलावा लिखा कि दुनिया भर में मशहूर कवि के हमेशा रहने वाले आदर्श, उनकी दूरगामी सोच, जगी हुई चेतना दुनिया भर के लोगों के मन में और तेजी से चमक लेकर आएगी। कुल मिलाकर दोस्तों बीते दिन रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती का कार्यक्रम मनाया गया और ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 3 जगह पर कार्यक्रम करने की मंजूरी मांगी थी लेकिन प्रशासन ने उनको एक भी जगह कार्यक्रम करने की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद उनको अपने घर पर ही कार्यक्रम करना पड़ा और जन्म जयंती मनाया गया। ऐसे में एक बात तो तय है दोस्तों कि ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में विवाद और ज्यादा बढ़ेगा और ममता बनर्जी जिस तरीके की लड़ाकू नेत्री है दोस्तों वो इतनी जल्दी हार मानेंगे नहीं और भाजपा को बंगाली संस्कृति पर जोरदार तरीके से घेरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है दोस्तों। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दोस्तों और वो राज्य के पहले भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसे में अभिषेक बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर एक पोस्ट किया दोस्तों। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सरकारी एजेंसियों और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कि 30 लाख वास्तविक मतदाताओं को कथित तौर पर वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे चुनाव के दौरान कई सरकारी एजेंसी और चुनाव आयोग का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि जिन लोकतांत्रिक संस्थानों को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए उनकी भूमिका से चुनाव की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। ईवीएम और काउंटिंग प्रक्रिया पर भी उन्होंने चिंता जताई दोस्तों। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मतगणना प्रक्रिया से लेकर ईवीएम की हैंडलिंग मूवमेंट तक ऐसी घटनाएं सामने आई जिसे लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। ऐसे में दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि राहुल गांधी जब ईवीएम से जुड़े मामले उठा रहे थे तब एक बार अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ईवीएम को लेकर पूछे गए सवाल को टालते हुए कहा था कि हमें ईवीएम को लेकर अगर कोई बहुत ठोस सबूत है तब सामने आना चाहिए और इस तरीके से सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी ये बयान दे रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी तो उसका विरोध नहीं कर रही है। तो अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं को एक तरीके से सबक मिला है लेकिन बहुत देर से सबक मिला है। हारने के बाद उनको पता चला है कि विपक्ष की एकजुटता अगर होती तो आज वो सत्ता में होते और भाजपा को बंगाल से दूर रखते तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वाले अगले चुनाव में क्या करने वाले थे ये सबको पता है। तो बीजेपी का किला पूरी तरीके से ढहने वाला था दोस्तों। लेकिन अब बंगाल के बाद बीजेपी के लोगों का उत्साह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बढ़ जाएगा और ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर दोस्तों विपक्षी एकता के खिलाफ जिन्होंने काम किया उन सबको कहीं ना कहीं एक सबक तो मिल ही गया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएंगे। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी को चुनाव हराएंगे और फिर देखना कि हम मोदी के साथ क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश के ऊपर आक्रमण किया है। उन्होंने लोकतंत्र पर हमला करके संविधान को नुकसान पहुंचाया है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बंगाल, असम के अंदर विभाजन करके विधानसभा चुनाव में चोरी की गई, चोरी करने का पूरा सिस्टम बनाया गया, लाखों लोगों के नाम काटे गए। तो ये एक पूरा भाजपा ने प्लान किया हुआ था और राहुल गांधी इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आप लोग देखिएगा। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर बोल रहे हैं कि ये बात याद रखिए कि बीजेपी को हराएगा कोई तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ही दमखम है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में ट्रेलर देखने को मिला था और पूरे देश में 29 के अंदर पूरा एक फिल्म देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आज की डेट में ये बात मानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सारे इंडिया गठबंधन की पार्टी का एकजुट हो जाना ही बीजेपी के सामने एक सबसे मजबूत विकल्प है और भाजपा को हराया जा सकता है। इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी
बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज तमिलनाडु में मौजूद रहेंगे दोस्तों थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में। ऐसे में आदेश रावल पत्रकार बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केरल के जो मुख्यमंत्री पद के 3 उम्मीदवार चल रहे हैं, एक सतीशन है जो लीडर ओपोजिशन यानी विपक्ष के नेता भी रहे हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, दूसरे केसी वेणुगोपाल है और तीसरे रमेश चेन्नीथला है। तो इन तीनों को बोला गया है कि अपने अपने समर्थकों को समझाइए, बैनर पोस्टर लगाना बंद करे और पार्टी एकजुट है जिसके नाम पर मोहर लगाया जाएगा, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। ऐसे में दोस्तों देखते हैं केरल को लेकर आज या कल में या आज ही शाम तक हो सकता है कि मोहर लगा दी जाएगी। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आगे भी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय